Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 12th April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं. ओके सो द फर्स्ट टॉपिक इज ABD projects India's GDP growth in 2024 and 2025 at 7%. हम ABD बैंक की बात ADB बैंक की बात कर रहे हैं. ADB बैंक आसियान डेवलपमेंट बैंक. आपको पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. ADB का फुल फॉर्म क्या है? आसियान डेवलपमेंट बैंक. ओके अब इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है. एक्चुअली आज की न्यूज़पेपर में आप देखेंगे इकोनॉमिक सेक्शन में और जहाँ पर भी आपको ADB से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स दिखेंगे. तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है ना, इसकी जो GDP ग्रोथ होगी हमारी इंडिया की, वो कितने परसेंट तक रहेगी? 7% तक यहाँ पर रहेगी. ओके इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर मतलब लास्ट पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, इंडिया टू फेस मोस्ट इम्पैक्ट इन हाई यूएस इफ हाई यूएस इंटरेस्ट रेट परसिस्ट. तो इन दोनों आर्टिकल को हम यहाँ पर कंबाइन करके, ये भी यहाँ पर ABD जो ADB के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे परसिस्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इंडिया को भी क्या पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट इंडिया के सामने भी आ सकता है. तो दोनों आर्टिकल्स को यहाँ कंबाइन करके हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. पहले हम बात करते हैं इस आर्टिकल की. तो देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन टू ईज टू 4.6% दिस ईयर अराउंड एंड फूड इन्फ्लेशन टू कूल 5.7% इफ फार्म आउटपुट रिटर्न्स टू यूजुअल सेज लेंडर. तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी आसियान डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि अभी ठीक है, इंडिया में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, सारी चीजें हैं, बट आने वाले टाइम पे 2024 एंड 25 की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारी GDP ग्रोथ होगी वो 7% तक होगी. ओके सो इंडिया इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द robust over the next 2 years even though handling growth in the country's gross domestic product it's forecast to slow from 7.6% to 7%. ऑल्दो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कहा जा रहा है कि वो स्लो डाउन हो रही है, मतलब हमारा 7.6% से हम 7 पॉइंट पर जा रहे हैं, बट स्टिल हमें हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई देगी. ओके सो यहाँ पर एक्चुअली ये भी कहा गया कि देखिए, आसियान डेवलपमेंट की जो आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई है थर्सडे को, आपको इसका नाम भी याद रखना है कि आसियान डेवलपमेंट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की गई है? आउटलुक रिपोर्ट. ओके सो इन्होंने ये कहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पर आपका ईज होगा, मतलब कम होगा 4.6% तक, लेकिन अभी भी ये एक्सपेक्टेड है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है, इसको आपके नॉर्मल आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा. क्यों टाइम लगेगा? जैसे कि आपका यहाँ पर मेन रीजन आ जाता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ये एक मेन रीजन है. सो विद द यूएस रिपोर्टिंग रिसर्जेंस इन इन्फ्लेशन इन मार्च, डिमिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ much anticipated interest rate cuts from the Federal Reserve and ADB noted that higher for longer interest rate regime would have impact on the Asia's inflation outlook. तो अब देखिए, अब यहीं से उन्होंने क्या किया है, दूसरा आर्टिकल लिंक किया है. ठीक है, अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं. सो इंडिया टू फेस मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ इफ हाई यूएस इंटरेस्ट रेट परसिस्ट. अब देखिए, एक्चुअली यूएस की बात करते हैं. यूएस में आप सभी को पता है कि एक डेवलप कंट्री है. यूएस एक आपकी डेवलप कंट्री है. ठीक है, अब डेवलप कंट्री में आप बात करें तो जो चीजें एक तरीके से आप डेवलप हो चुकी हैं, वहां पे ऑलरेडी इतनी इकोनॉमी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, ग्रोथ होती रहती है, तो वहां के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में लाइक जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पर इन्वेस्ट करते हैं. एक्चुअली उससे क्या होता है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है. लेकिन क्या हो रहा है कि अभी यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है. अब जब इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री, चाहे इंडिया की बात करें या फिर हम किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो यूएस में भी सेम पॉलिसी है कि अगर वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको वो अप डाउन करते रहते हैं. अब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो रहा है तो मतलब वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपने रेट्स को हाई करेंगे. लेकिन अगर वो अपने रेट्स को हाई करते हैं, ठीक है,
अगर वो अपने रेट्स को हाई करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया को भी फेस करना पड़ सकता है. सो इंडिया कुड फेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेशर इफ द EU एंड US डिले कटिंग इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड 2024. अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर शेयर मार्केट में, जस्ट एन एग्जाम्पल कि शेयर मार्केट में हमने कुछ शेयर्स लेके रखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे हैं. अब हमने जो मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो रुपीज में की है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, फिर अपने जो शेयर्स हैं वो परचेस करने लगते हैं, बाय करने लगते हैं. मतलब कि हम अपना जो पैसा हमने मार्केट में लगाया है उसे हम ले लें. और जब ऐसा होने लगता है तो डॉलर की डिमांड यहाँ पर क्या होने लगती है, आपकी ज्यादा हो जाती है. और जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो आपकी जो करेंसी होती है, लाइक जैसे कि रुपीज की अभी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है. मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वहां पर कम होने लगती है. तो इससे भी इंपैक्ट पड़ता है. इसीलिए कहा जाता है इंडिया में कि हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है. इंपोर्ट कम करेंगे, इससे क्या होगा, मतलब इंपोर्ट का मतलब हम दूसरे देश से, दूसरी कंट्री से यहाँ पर कुछ सामान लेकर आ रहे हैं. सामान लेकर आ रहे हैं तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें डॉलर में पे करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इस टाइम पर आपकी एक मेन करेंसी है जिसमें ट्रेडिंग आपकी मेनली होती है. अभी तो यहाँ पर आपको वेरियस दूसरी करेंसी भी देखने को मिलती है, बट जो मेनली हमारा ट्रेड होता है, अगर आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो डॉलर में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने कोई भी आइटम लिया वो डॉलर में लिया. डॉलर में, अब डॉलर लेने के लिए अगर आपके पास डॉलर नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको डॉलर बाय करना है. तो फॉर एग्जांपल $1 की यहाँ पे वैल्यू हमने कर ली 80 रुपीज, तो मतलब $1 के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 80 रुपीज देने पड़ेंगे. तो अगर हम ट्रेड इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं मतलब कि हम डॉलर ज्यादा दे रहे हैं, डॉलर ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे रुपीज का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है. और जब किसी चीज की यहाँ पर मतलब कि इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब उसको करने लगते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, आपकी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है, कम होने लगती है. तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है. सो एडीबी एक्सपर्ट्स करेंसी डेप्रिशिएशन विल प्रोवाइड सम गेन फॉर इंडिया ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपोर्ट है, इसलिए एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए. तो देखिए ये डेप्रिशिएशन कभी कभी हमारे लिए बेनिफिट भी होता है, मतलब बेनिफिशियल भी होता है, और हमारे लिए कभी कभी ये लॉस भी करा देता है. तो देखिए डेप्रिशिएशन इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज हुआ है, तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इससे इंडिया को गेन मिल सकता है. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन को टर्न नेगेटिव, लेकिन अगर ये डेप्रिशिएशन लंबे टाइम तक चलता है, आपका ज्यादा टाइम तक चलता है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव बन सकता है. सो 2025 और 2026 तक अगर यहाँ पर यूएस की और यूए की जो मॉनेटरी है वो ईज नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होते हैं, सो इट कुड हमारे लिए क्या, इट कुड टर्न इनटू अ नेगेटिव. Okay, so it sees growth at 7% in financial year 25 before recovering to 7.2% in financial year 26. तो अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते तो अभी ये जो ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट की है, मे बी इसमें भी कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है. ओके, सो आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल्स यहाँ पर क्लियर है. अब हम बात करते हैं किसकी, आसियान डेवलपमेंट बैंक की, ADB. So it is a multilateral development bank established on 19th December 1966. तो ये आपका कब established हुआ है, 1966 को. Its primary mission is to foster economic growth and cooperation among countries in the Asia Pacific region. तो आपका जो एशिया पैसिफिक रीजन है, आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पर हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना है और कॉपरेशन को स्टैब्लिश करना है. इसमें टोटल 68 मेंबर्स हैं, आपको ये याद रखना है नंबर, 68 मेंबर्स हैं. अब इस 68 में से पहले आप देखिए 49 फ्रॉम विद इन एशिया, उसमें से 49 कहां से, आपके एशिया से हैं, एंड 19 आर एशिया एंड द पैसिफिक, एंड 19 आउटसाइड भी है. मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एशिया की कंट्रीज हैं, इसमें आपकी एशिया के बाहर की भी कंट्रीज हैं. सो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. इंडिया क्या है, आपका एक फाउंडिंग मेंबर है. इसका फंक्शन की बात करते हैं. सो एडीबी असिस्ट मेंबर एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये क्या करता है, आपको अगर लोन चाहिए, कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कोई ग्रांट्स चाहिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सो एडीबी हमारे यहाँ पर हेल्प करता है. लाइक
लाइक इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यहाँ पर एडीबी से हमने क्या किया, लोन लिया है और उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू सर्टेन प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या करता है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है ना, तो उसमें भी ये क्या करते हैं, फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करते हैं। सो एडीबी रेगुलरली फैसिलिटेट पॉलिसी डायलॉग्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। ये यहाँ पर क्या करता है, आपकी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दे ऑल्सो यूज को फाइनेंसिंग ऑपरेशन दैट टैप ऑफिशियल्स कमर्शियल एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट सोर्स वाइल प्रोवाइडिंग असिस्टेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, फिलीपींस में मान लिया। मेंबर की हमने अभी बात कर ही ली है, सॉरी इसमें यहाँ पर टोटल 68 मेंबर्स हैं। ओके, कंट्रोल की बात करते हैं। सो एडीबी इज रन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच रिप्रेजेंट द मेंबर कंट्रीज ऑफ द एडीबी। तो यहाँ पे एडीबी की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से गवर्नर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और वो इस बोर्ड को कंट्रोल करता है। ओके, सो आई होप आपको अभी पूरा आर्टिकल यहाँ पर और एडीबी के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। आज हमारा एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। सो अ बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ह्यूमैनिटी। अब देखिए लद्दाख में जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा, फास्टिंग की जा रही है, आप सभी उन एक्टिविस्ट को जानते भी हैं जिनके नाम पर एक 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है। सो सोनम वांगचुक। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6 मार्च 2024 से उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 21 डे का क्लाइमेट फास्ट यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है। अब लद्दाख की यहाँ पर मतलब ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो इसमें कुछ आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी डिमांड्स क्या है, हम डिमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिमांड की पहली डिमांड उनकी ये है कि लद्दाख को ये वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th जो आपका स्केड्यूल है उसमें ऐड किया जाए। ठीक है, सेकंड उनकी डिमांड ये है कि यहाँ पर लद्दाख को स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए। थर्ड उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेटहुड प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप हमें यहाँ पे स्टेटहुड प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम अपने में ही क्या कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, यहाँ पर इतने ज़्यादा जो आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ओके इट इज़ फाइन, आपको करना भी चाहिए, बट यहाँ पर जो इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ डिमांड्स हैं कि इन सारी चीज़ों को रोका जाए। अब पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की। अब सी यू विल सी, सो tucked away between India's neighbor Pakistan and China at height of 11,500 feet, Ladakh comprises 97% indigenous tribe। यहाँ पर लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में यहाँ पर 97% आपकी क्या है, इंडिजीनियस ट्राइब है। तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड डिपेंड ऑन फार्मिंग एंड एनिमल रेयरिंग फॉर लाइवलीहुड। सो अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर डिस्प्यूट, देखिए लद्दाख के पास उस साइड रीजन में आपका जो उसकी जो लोकेशन है लद्दाख की, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक, वहां पर आपके डिस्प्यूट हो चुके हैं, है ना। सो बॉर्डर डिस्प्यूट तो ठीक है, बट द हिमालयन रीजन ऑल्सो फेसेस द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। लेकिन ये जो आपका हिमालयन रीजन है पूरा, यहाँ पर डिस्प्यूट तो है, वो तो आपका एक रीजन है, लेकिन ये क्लाइमेट क्राइसिस को भी, जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लाइक फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है और जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो ये भी इसको क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इन 2008 की बात करते हैं, सेंटर ने यहाँ पर लॉन्च किया था 8 मिशन, लाइक आप यहाँ पर मिशन के नेम देख सकते हैं, लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, दैट इज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसमें यहाँ पर ये था कि इसमें हमें क्या करना है, जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसे यहाँ पर सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना है। ओके, एज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेबसाइट स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ she is to develop a capacity to scientifically assess the vulnerability of the Himalayan region to climate change and continuously assess the health status of the Himalayan ecosystem। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट ये था कि हमें यहाँ पर एक साइंटिफिक असेसमेंट करना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये जो पर्टिकुलर हिमालयन रीजन है ये कितना वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज का इस पर क्या क्या असर होगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, और हमें कंटिन्यूसली इसका जो हेल्थ स्टेटस है हिमालयन रीजन का उसे एसेस करना है, सो दैट वी कैन सेव दिस हिमालयन इकोसिस्टम। ओके, अब देखिए जैसे कि 2019 में आप सभी को पता है कि यहाँ पर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को आपका क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। अब जब
कोई भी जो रीजन है अगर वो यूनियन टेरिटरी है, इसका मतलब वहां पर आपकी जो सेंटर है उसका कमांड ज्यादा होता है, ये आप लोगों को पता है। तब से यहाँ पर वेरियस मेगा प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत ही रैपिडली यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और ब्रिजेस जो रोड्स है उसको वाइड किए जा रहे हैं, टनल्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइंस, मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं और आपका जो टूरिज्म है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है। सो ये सारी चीजें उन्होंने ये कहा, ठीक है। आप मतलब कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो उनका ये कहना है कि अगर बॉर्डर एरिया में यहाँ पर आप डेवलपमेंट नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, कोई भी कंट्री अगर बात करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा यहाँ पर जैसे कि हम लद्दाख की बात करते हैं, उनका भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमें एक यहाँ पर एक मिडिल पाथ पर लेकर आना होगा जिससे किसका सॉल्यूशन निकल सके। ओके, सो द रीजन हैज सीन अ डिजास्टर। अब आप सभी को पता है कि ये जो रीजन ने कितने सारे डिजास्टर देखे। 2010 की बात करते हैं, हिमालय रीजन में यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर आए हैं, तो जिसमें यहाँ पर बहुत सारी जो लाइवलीहुड्स है उसका यहाँ पे लॉस हुआ है। 2013 में आपका हिमालयन रीजन में जो अपर जो क्लाउड ब्रस्ट होता है जिसके कारण आपका फ्लैश फ्लड केदारनाथ में आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण 6000 लोगों की जान जाती है यहाँ पर। 2023 में आप लोगों ने यहाँ पे ज्योतिर्मठ में जो डिजास्टर था उसके बारे में सुना ही होगा। उसके बाद नवंबर में अभी हाल ही फिलहाल जो आपका सिलक्यारा टनल था उसमें 41 जो वर्कर्स थे वो ट्रैप हो गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। सो ये सारे यहाँ पर जो रीजन है इसकी वजह से हिमालयन रीजन को एक इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है। बट ये सारी चीजें क्या है, वार्निंग है हमारे लिए। तो हमें देखिए, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बट हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारा एक जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इससे हमारे क्लाइमेट पर इम्पैक्ट ना पड़े। अब यहाँ पर जो 6 स्केड्यूल की डिमांड की जा रही है, तो 6 स्केड्यूल में क्या है आपका, ये क्या करता है, जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब देखिए, लद्दाख में 97% यहाँ पर इंडिजीनियस ट्राइब है और कल्चर है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करना, लाइक हम बात करते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी ये कहा गया है कि हमें हमारा जो कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। सो अभी 6 स्केड्यूल में एक्चुअली आपके 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको ये याद रखना है, ठीक है। So it protect tribal population and provide autonomy to the communities through creation through a creation of autonomous department counseling that can frame law on land, public health, agriculture and other। तो अगर 6 स्केड्यूल में लद्दाख आ जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए वो एक ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं जिसके तहत वो अपने लिए खुद के लिए लॉ, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद से लॉ फ्रेम करते हैं। ओके, सो दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की बात करते हैं। सो द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर गवर्नर को एम्पावर किया जाता है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इफ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, द गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन। लाइक अब आपके यहाँ पर, ठीक है, एक ट्राइब में यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स की आपके ट्राइब किसी रीजन में पाई जा रही हैं, तो यहाँ पर गवर्नर के पास पावर है कि जितनी मान लो ट्राइब्स हैं उन्होंने अलग अलग ट्राइब को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ये उनके पास यहाँ पर पावर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, नाउ इस आर्टिकल में एक और चीज है आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए, एक अवार्ड के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि वो अवार्ड यहाँ पर मतलब दिया गया था, तो हम उस अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो ये अवार्ड है आपका कौन सा, रमन मंगसया अवार्ड। सो ये आपका 1958 में लॉन्च किया जाता है, इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी एशियाज इक्विवेलेंट टू अ नोबेल प्राइज। मतलब ये एक नोबेल प्राइज की तरह, एशिया का नोबेल प्राइज एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं। सो ये अवार्ड किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया फॉर सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी इन वेरियस फील्ड। तो मतलब ये जो अवार्ड है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, तो देखिए स्टार्टिंग में ही है ये, मतलब जो एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उनको ये अवार्ड मिला था 2018 में, इसलिए इस अवार्ड को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी न्यूज में आया है। तो जैसे एशिया में फॉर एग्जांपल वो एशिया के थे, उन्होंने कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी सोसाइटी के लिए और हमारे उसके लिए, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला जाता है। तो द अवार्ड वाज सेट अप बाय ट्रस्टीज ऑफ द
Rockefeller's Brothers Fund and Philippine government to carry forward Manxia's legacy of service to the people, good governance and pragmatic idealism। तो यहाँ पर जो फिलिपिन गवर्नमेंट क्या करती है, इस अवार्ड को, जो ये एक्चुअली ये पर्सन थे रमन मैंगसेसी, तो इनके नाम पर उनकी जो लीगेसी है, उनकी जो लीगेसी ऑफ सर्विस है, इसको कैरी करने के लिए इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। तो द अवार्ड इज गिवन आउट एवरी ईयर ऑन अगस्त 31। ये 31 अगस्त उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये कौन थे? सो रमन डे फेरेरो सीनियर वॉज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। ये फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1953 टू 1957। ही केम टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन जापानीज फोर्स ऑक्यूपाइड द फिलीपींस, देन द कॉलोनी ऑफ द यूएस फॉर नियरली 4 years। तो ये यहाँ पर कब इनका आगमन होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जापान क्या करती है, फिलीपीन को ऑक्यूपाई कर लेती है और यूएस यहाँ पर आती है। सो उसके बाद ये आपने ये सारी चीजें देखें। अब तक यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं ये 6 कैटेगरीज में मेनली दिए जाते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस में कुछ अच्छा काम किया हो, ये अवार्ड आपका अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल चुका है। ओके, पब्लिक सर्विस, यहाँ पर आपने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपने प्राइवेट सिटीजन्स के लिए कुछ काम किया हो। कम्युनिटी लीडरशिप की बात करते हैं, ठीक है, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट में अगर आपने बहुत अच्छा यहाँ पर किया है उसमें मिल सकता है। पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्जेंट लीडरशिप। तो इन 6 एरियाज में, कैटेगरीज में ये आपका एनुअली आपका अवार्ड दिया जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल भी यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट आर्टिकल, इसरो जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर स्पेस में कितना ज्यादा डेब्रिस हो रहा है। डेब्रिस मतलब कि आपका कूड़ा करकट। आप यहाँ पे वेरियस जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, लेकिन वो सैटेलाइट्स क्या होता है, एक टाइम पर जब उनका काम खत्म हो गया तो वो स्पेस पे ही मतलब आपकी इधर से उधर घूमती रहती है। तो एक स्पेस में भी आपका क्या बनता जा रहा है, डेब्रिस यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है। तो इसरो ने यहाँ पर क्या किया है, एक आप कह सकते हैं माइलस्टोन है, हमने ये अचीव किया है। सो इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन डिप्लॉइंग एक्सपो सैटेलाइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आपका जो पोम है, पहले हम बात करते हैं, ये आपका जो डेब्रिस है वो आपका क्या होगा, मतलब कोई भी सैटेलाइट हमने लॉन्च की, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल ऊपर गया, ठीक है, इसमें अब एक्चुअली क्या होगा आप यहाँ से पढ़ेंगे। सो द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल बिफोर इट वाज लेफ्ट टू री एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इन ऑर्बिट वंस इट्स मिशन इज कंप्लीटेड। जैसे कि यहाँ पर हमने भेजा, उसका जो मिशन था कि उसने सैटेलाइट्स को उनकी प्लेस पर रख दिया, मतलब कि कर दिया। अब वो क्या करेगा, स्पेस पर से फ्लोट करता रहेगा, उसका मिशन कंप्लीट हो गया। सो इसरो सेड दैट आफ्टर इट कंप्लीटेड द प्राइमरी मिशन ऑफ इंजेक्टिंग ऑल सैटेलाइट्स इनटू देयर टारगेट ऑर्बिट, द 4th स्टेज ऑफ PSLV वाज ट्रांसफर्ड इनटू इस POM 3। अब यहाँ पे PSLV का जो लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, उन्होंने PSLV ने जितनी भी सैटेलाइट्स थी उसको क्या कर दिया, जहां पर सैटेलाइट्स को इंजेक्ट होना था, रखना था, टारगेट जा था, वहां पर रख दिया। अब उसके बाद ये जो पोम है, मतलब कि जो PSLV है वो पोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पोम आपकी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, ये अपने मतलब यहाँ पर पहले तो वो उसमें सोलार पैनल, ये सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि वो वहां पे उसको एनर्जी मिलती रहे, सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है, वो रिचार्ज होता रहेगा और जो भी अभी वहां पर जो मिशन है उसको कंडक्ट करता रहेगा। बट धीरे धीरे फिर अर्थ की ग्रेविटी से ही आपका फिर से अपने एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और वहां पर ब्रस्ट हो जाएगा। सो डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस Center in an expensive space platform, POM uses the spent 4th stage of PSLV rocket as an orbital platform, used for the first time in PSLV C53 mission in June 2022। हमने जून 2022 में इसको पहली बार यूज किया था। इसरो had POM orbit the Earth to perform in orbit scientific experiments with various payload on board। सो यहाँ पर इसको पावर किया गया सोलार पैनल बोर्ड से, इसमें सोलार होता है जो ये नेविगेट करता रहता है और उसके बाद ये क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में आ जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रस्ट हो जाता है। ओके, इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट ये होगा कि जो स्पेस में डेब्रिस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है अर्थ के अराउंड, ये थोड़ा कम होगा। सो एक्सप्लोजिव भी एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, दिस डेब्रिस ऑफन फ्लाइज अराउंड द हाई स्पीड ऑफ, और ये जो डेब्रिस होते हैं बहुत ही हाई स्पीड में अर्थ के आसपास यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसकी वजह से अभी 8 मार्च की बात करते हैं, एक जो बैटरी पैलेट था वो ड्रॉप हो जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रेब्ड में, मतलब कि वो किसी जो डेब्रिस होता है, मतलब एक इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है कि वो जो आपका बैटरी पैलेट था वो एक दूसरे से यहाँ पर टकरा जाता है, फ्लोरिडा में के हाउस में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब वेरियस जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि
इसरो है, नासा है, यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो डेब्रिस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसको हम किस तरीके से यहाँ पर खत्म कर सकें। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू so much for discussion.